हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी एमके जैन क्लासेस। और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और बेटा यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था विद दी ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का कुछ बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ पे हम लोगों ने डील किया था व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, बेस पेयरिंग रूल, और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कोई भी एक स्ट्रैंड क्यों कोड होती है, दूसरी कोड क्यों नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रैंड ही क्यों पार्टिसिपेट करती है, और उस स्ट्रैंड का भी एक सेगमेंट ही पार्टिसिपेट करता है। तो कल हमने इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे थे। फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा था। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी, रेफरेंस पॉइंट कहाँ से है, अगर उनकी हमें पोजीशन बतानी है तो कैसे बताएंगे, तो वो सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो आज के बेटा लेक्चर में विल स्टार्ट विद दी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो चुका है। टुडे विल डील विद दी जीन, और जीन के साथ मैंने एक नेम लिखा है, दैट इज सिस्ट्रॉन। अब ये जीन सिस्ट्रॉन ये बड़ा ना बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाता है। मैम ये तो ना समझ ही नहीं आता कभी हमें। सिस्ट्रॉन समझ नहीं आता तो हम मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक दो और टर्म हमारी एनसीईआरटी के अंदर आ रही हैं, तो हमें कुछ भी नहीं समझ आता। एक जीन क्या है, एक सिस्ट्रॉन क्या है, और सिस्ट्रॉन की जो दो टाइप हैं ये क्या है। तो बेटा पहले हम इस केओस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सिस्ट्रॉन अभी आपको समझ आ जाएगा सिस्ट्रॉन या जीन का नेम हमने यहाँ पे क्यों लिखा है। तो व्हाट इज़ अ जीन, कैसे डिफाइन करते हैं बेटा हम लोग जीन को। जीन क्या होता है? दैट डीएनए सेगमेंट विच कोड्स फॉर आरएनए, डीएनए सेगमेंट which codes for आरएनए, इसको हम बोलते हैं बेटा जीन। क्या नई बात है? कुछ भी नहीं। उसके अलावा मेंडल ने इसको कैसे डिफाइन किया था? इट इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, फिजिकल एंड दी फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वो चीज़ तो अभी आप छोड़ो, हम इस लैंग्वेज में आ जाइए अभी, क्योंकि आप इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हो। तो जीन क्या है? इट इज़ द डीएनए ऑफ सेगमेंट विच कोड्स फॉर आरएनए। उसी इंफॉर्मेशन का, उतने से ही डीएनए के हिस्से को तो हम ट्रांसक्राइब करवा के उतनी ही इंफॉर्मेशन को हम आरएनए की फॉर्म में निकालेंगे बना के। यही कर रहे हैं ना हम लोग। क्या कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन में? हम लोग डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, लेकिन पूरे डीएनए का आरएनए नहीं बना रहे। सिर्फ जो जीन, जिसके प्रोटीन, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोटीन हमें बनवाने हैं, बस उतने जीन का एक क्या बना रहे हैं हम? ट्रांसक्रिप्ट आरएनए की फॉर्म में, और उसके ऊपर फिर क्या बनेंगे? प्रोटीन्स। गॉट इट? ये हमने सब कल डिस्कस कर लिया था। अब ये तो हुई बेटा जीन की बात। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है हमारे पास, दैट इज सिस्ट्रॉन। व्हाट इज अ सिस्ट्रॉन? अब सिस्ट्रॉन की भी मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ, फिर इनको जोड़ते हैं दोनों को। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है? डीएनए सेगमेंट, इट इज दैट से डीएनए सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। और अगर ये थोड़ा झोल लग रहा है ना, इसको आरएनए की टर्म में लिखते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं? विच कोड फॉर एमआरएनए। बस अब आपकी गुत्थी सुलझनी शुरू हो जाएगी। देखो बेटा जीन क्या होता है? दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए। अब वो आरएनए बेटा, हमारे पास 200 से भी ज़्यादा टाइप के आरएनए हमारी सेल के अंदर। तो आरएनए क्या क्या हो सकते हैं? आरएनए हमारे पास एक होता है टीआरएनए, जो जो नेम सुने हैं मैं वही लिखूंगी। एक होता है आरआरएनए, एक हमारे पास होता है बेटा एमआरएनए, इनके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। एक होता है एसएनआरएनए, एक होता है एससीआरएनए। इस तरह से पता नहीं कितने टाइप के हमारे पास आरएनए सेल के अंदर बनते हैं। तो वो सारे के सारे आरएनए कहाँ से बन रहे हैं? उनके बनने की इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। तो डीएनए से सिंपली आरएनए का बनना, तो डीएनए का जो सेगमेंट आरएनए बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, एनी आरएनए, बट स्पेसिफिकली अगर वो जीन इन सबको छोड़ के स्पेसिफिकली सिर्फ एमआरएनए बना रहा है, तो हम उसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। समझ में आई? एमआरएनए क्यों? क्योंकि बेटा इन किसी से भी आगे प्रोटीन नहीं बनता है। ये जो टीआरएनए है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये जो आरआरएनए है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये जो एसएनआरएनए है ये भी बताऊंगी, ये सारे के सारे किस में हेल्प करते हैं? स्प्लाइसिंग में। अभी स्प्लाइसिंग का आने वाला है, ये सब चीज़ें अभी आपको नहीं आगे की पता। ये सिर्फ एमआरएनए ही है बेटा जो क्या बनवाएगा? प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड। अब बात सुनिए, देखो क्या फंडा चल रहा है। हमें डीएनए से आरएनए बनाना है। क्यों बनाना है आरएनए? क्योंकि वो आरएनए क्या बनवाएगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन आरएनए से क्यों बनवा रहे हो?
आरएनए की बेटा इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप वैसे तो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन किसके पास थी, डीएनए के पास, लेकिन डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन्स नहीं बना सकता। तो डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए। तो अब आरएनए कैसे प्रोटीन बना देगा, मतलब डीएनए को अपनी इन्फॉर्मेशन आरएनए को देनी पड़ेगी कि भैया देखो ये वाले प्रोटीन बनने हैं, ये लो। उसको मैसेज दे दिया, उसको कमांड दे दी, वो कमांड लेके क्या बन गया, एमआरएनए। तो सिर्फ एमआरएनए है बेटा जो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स बना सकता है, और ये सब हेल्प करेंगे लेकिन बना नहीं सकते। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, वो डीएनए का सेगमेंट, स्पेसिफिकली वो डीएनए का सेगमेंट अगर वो स्पेसिफिकली बना रहा है एमआरएनए, या आप डायरेक्टली लिख सकते हो पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि सिर्फ एमआरएनए ही बनाएगा पॉलीपेप्टाइड, और सब सिर्फ हेल्पिंग हैंड्स हैं। तो एमआरएनए होगा तभी पॉलीपेप्टाइड बनेगी। तो वो डीएनए का सेगमेंट जो पॉलीपेप्टाइड बना रहा है, या यू कैन से विच कोड्स फॉर दी एमआरएनए, उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो अब मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखूंगी, आप उससे सब कुछ समझ जाएंगे बेटा। ऑल cistrons are genes, but all genes are not cistrons। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ी? क्योंकि जो मैंने अभी ऊपर 2 लाइंस बोली हैं उसका निचोड़ इसी में है। सिस्ट्रोन क्या है? ये भी एक जीन ही है, यही है, डीएनए का सेगमेंट ही है ये भी, जो आरएनए बनाएगा। लेकिन इसके पास एक हमने स्पेसिफिसिटी दे दी कि आपको आरएनए कौन सा बनाना है, एमआरएनए। यही क्यों बनाना है? क्योंकि भैया ये बना सकता है प्रोटीन, और हमारा काम है, हमने तो प्रोटीन बनवाने हैं, तो हम कौन सा आरएनए बनवाएंगे? ऑब्वियसली एमआरएनए। तो जो जीन एमआरएनए बनाएगा उस जीन को हम सिस्ट्रोन बोलते हैं। मीन्स ऑल सिस्ट्रोन आर जीन्स, बट क्या ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन्स? लिख सकते हो, मैंने क्या लिखा, ऑल जीन्स आर नॉट सिस्ट्रोन्स। क्यों? क्या सारे के सारे जीन ही एमआरएनए बना रहे? क्योंकि अगर सारे जीन एमआरएनए बना रहे होते तो हम उनको बोलते ऑल जीन्स आर सिस्ट्रोन्स। लेकिन और जीन और भी तो काम कर रहे हैं ना भैया, टीआरएनए भी बना रहे हैं, आरआरएनए भी बना रहे हैं, एसएनआरएनए भी बना रहे हैं, एचएनआरएनए भी बना रहे हैं, एससीआरएनए भी बना रहे हैं, बहुत कुछ बना रहे हैं। तो इतने सारों में से जो सिर्फ स्पेसिफिकली एमआरएनए बनाएगा ना, उस डीएनए सेगमेंट को बेटा हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रोन। क्या समझ में आई बात? और सिस्ट्रोन होती क्या, घबराना नहीं है। देखो कल हमने बेटा ये डीएनए डबल हेलिक्स बनाई थी ना, ये है हमारा डीएनए डबल हेलिक्स। अब इस डीएनए डबल हेलिक्स के ऊपर मैंने कल, अच्छा पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से समझा देते, ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था ना बेटा। अब ये सिस्ट्रोन क्या है? ये सारा सिस्ट्रोन ही तो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ कितने पार्ट की हो रही थी डीएनए के? सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन की। ये इनिशिएट करवा रहा था, ये रुकवा रहा था। तो इनकी कोडिंग नहीं होती है, मतलब इनके बेस पेयर्स को कोड नहीं किया जाता है, समझ रहे हो? इनके बेस पेयर के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब ये एमआरएनए की या आरएनए की फॉर्मेशन में किसी भी तरह का रोल नहीं, मतलब रोल निभा रहे हैं, लेकिन एमआरएनए नहीं बनाते हैं। ये सिर्फ हेल्प करेगा इनिशिएट करने में, ये हेल्प करेगा प्रोसेस को रुकवाने में, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज इसको जानता है और इसको जानता है कि भैया यहाँ के मुझे बंद करना है। तो आरएनए बंद कौन से कोडोन से, मतलब कौन से नाइट्रोजनस बेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ये वाले स्ट्रक्चरल जीन वाले। तो ये पूरी की पूरी क्या है, ये एक सिस्ट्रोन ही तो है। तो हर एक सिस्ट्रोन के पास क्या होता है, अपना एक प्रमोटर होता है, अपना एक क्या होता है, क्या था ये, टर्मिनेटर। तो हर एक सिस्ट्रोन के पास अपना एक प्रमोटर है, अपना एक टर्मिनेटर है, और बीच का जो स्ट्रक्चरल जीन है इसको हम क्या करेंगे, इसको ही तो ट्रांसक्राइब करेंगे। तो अगर इस पूरे के पूरी सिस्ट्रोन से हमारे पास बन रहा है एमआरएनए, तो ही मैं इसको कहूँगी सिस्ट्रोन। अगर ये एमआरएनए नहीं बना रहा, किसी भी टाइप का आरएनए बना रहा है, तो इसको मैं सिस्ट्रोन नहीं बोलूँगी, इसको मैं सिंपली कहूँगी जीन। अब देखिए यहाँ पे, अब ये मैंने ले लिया बेटा डीएनए। अब इस डीएनए के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, देखो ये है बेटा एक प्रमोटर, दिस इज वन प्रमोटर, दिस इज वन टर्मिनेटर, दिस इज प्रमोटर, दिस इज टर्मिनेटर, गॉट इट? ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है बेटा एक प्रमोटर, ये है अगला टर्मिनेटर, तो दिस इज P2 T2। अब एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम, और येलो एक हम ले लेते हैं, कौन सा ले, चलिए एक ये है, एक ये है मेरे पास प्रमोटर 3 एंड टर्मिनेटर 3। तो ये वाले कौन से हो गए, 1 1।
तो मेरे पास ना ये एक प्रमोटर उसका टर्मिनेटर, ये प्रमोटर उसका टर्मिनेटर, ये प्रमोटर उसका टर्मिनेटर। मतलब अब इससे आप क्या समझ पा रहे हो, ये जो डीएनए है, इस डीएनए के पास 3 जीन्स प्रेजेंट हैं। 3 जीन कौन से? अब इन 3 जीन में से आपको सिस्ट्रॉन पहचाननी है। सबसे पहले तो जीन पहचानिए। जीन कैसे पहचानेंगे? जीन वो सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरएनए, और आरएनए के लिए जो कोड करता है जीन, उसकी पहचान कैसे करते हैं? उसके पास प्रमोटर सीक्वेंस होंगे, उसके पास टर्मिनेटर सीक्वेंस होंगे। ये देखो मैंने बना दिए। तो जो इतना पार्ट है प्रमोटर से लेकर टर्मिनेटर तक का, ये एक जीन है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं बेटा, इट इज जीन 1। अब ये प्रमोटर 2 और टर्मिनेटर 2, ये सारा का सारा, इतने में जो सीक्वेंस आ रहे हैं, ये सारा का सारा क्या होगा? दिस डीएनए सीक्वेंस इज नोन एज जीन 2। और ये P3 से और T3 तक जाता हुआ ये क्या है? दिस इज जीन 3। तो मैंने 3 यहाँ पे जीन आपको दिखा दिए कि एक डीएनए सेगमेंट के अंदर 3 जीन है। कैसे पहचाना? जीन क्या होता है? जो आरएनए के लिए कोड करेगा। आरएनए के लिए कोड कौन करता है? मैंने फिर बताया, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को हम कैसे पहचानेंगे? प्रमोटर और टर्मिनेटर से। तो एक प्रमोटर से एक टर्मिनेटर तक इतना, ये एक जीन हो गया। दिस इज अनदर जीन, दिस इज अनदर जीन। 3 जीन हमारे पास हो गए। सपोज कीजिए ये वाला जो जीन है ना बेटा, ये वाला जीन बना रहा है tRNA। जब डीएनए के इस सेगमेंट की, सेगमेंट ऑफ डीएनए का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट जीन, कि ये वाला जीन क्या प्रोड्यूस कर रहा है? टीआरएनए। इस वाले जीन से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इससे प्रोड्यूस हो रहा है बेटा एमआरएनए, और इस वाले जीन से प्रोड्यूस हो रहा है आरआरएनए। तो इन तीनों जीन में से मैं सिस्ट्रॉन किसको बोलूँ? इन तीनों जीन्स में से हम सिस्ट्रॉन किसे बोलेंगे? किसे बोलेंगे? सिस्ट्रॉन क्या होती है? डीएनए सेगमेंट विच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, और एमआरएनए बनाता है जो। तो एमआरएनए कौन बना रहा है? ये वाला। तो सेकंड जीन को मैं और क्या बोल सकती हूँ? सेकंड जीन इज दी सिस्ट्रॉन। अब समझ आ गया? आई थिंक सो। अब सिस्ट्रॉन में आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी कि सिस्ट्रॉन होती क्या है। सिस्ट्रॉन होता जीन ही है। दैट्स वाई आई हैव रिटन ऑल सिस्ट्रॉन्स आर जीन। फिर सिस्ट्रॉन क्यों भैया? उसको स्पेशलिटी देने के लिए उसका नाम रख दिया। बड़ा स्पेशल काम कर रहा है एमआरएनए। एमआरएनए क्यों स्पेशल है? वही पॉलीपेप्टाइड यही बनाता है। बाकी क्या कर रहे हैं? वो भी होते हैं, ट्रांसलेशन में होते हैं, बट दीज आर जस्ट हेल्पिंग हैंड्स। ये भी होंगे ट्रांसलेशन में, प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन ये सिर्फ हेल्प करेंगे। मेन रोल किसका है? एमआरएनए का। क्योंकि कैसे प्रोटीन बनेंगे वो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास थी, वहां से कौन लेके आया? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो वो इन्फॉर्मेशन किसके पास है? एमआरएनए। तो जैसा कहेगा वैसे वैसे प्रोटीन्स बनेंगे, और उनको बनाने में हेल्पिंग हैंड्स कौन है? ये सारे के सारे जो आरएनएस हैं। तो जो ये स्पेशल वाला काम कर रहे हैं एमआरएनए बनाने का, उन स्पेशल जीन्स को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब बेटा ये जो सिस्ट्रॉन होती है ना हमारे पास, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अलग अलग होती हैं। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। अब ये जो सिस्ट्रॉन है ना हमारे पास, सिस्ट्रॉन्स आर ऑफ 2 टाइप। एक होते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख लीजिए आप, इन यूकैरियोट्स, और यहाँ पे आप लिख लीजिए बेटा इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स। बेटा यूकैरियोट्स के अंदर जो सिस्ट्रॉन होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑलवेज दीज आर मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब देखो सिस्ट्रॉन वाला डर तो निकल गया ना आपके दिमाग से भी। मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है वो बता रहे थे, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की बुक को जब आप रीड करोगे ट्रांसक्रिप्शन को, तो वहाँ पे ये टर्म्स यूज़ की गई हैं, आप देखना, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, और आपको पता भी होनी चाहिए। दूसरा है बेटा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ये तो प्रोकैरियोट में कैसी सिस्ट्रॉन होगी? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगी। और यहाँ पे कैसा जीन होगा? मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होगा। अब ये मोनो का मतलब क्या है? एक सिस्ट्रॉन। मोनो का मीनिंग क्या होता है? 1 सिस्ट्रॉन। और 1 सिस्ट्रॉन से क्या बनेगा? ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड। एक सिस्ट्रॉन सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाएगी। तो एक सिस्ट्रॉन का, मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? एक सिस्ट्रॉन का क्या होगा? ओनली 1 प्रमोटर होगा और ओनली 1 टर्मिनेटर होगा। और प्रोटीन भी कितने बना रही है? ओनली 1। इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। कैसे? अब ये है हमारे पास
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे हमारे पास बेटा लगा हुआ है प्रोमोटर, यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है टर्मिनेटर, प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर। बीच में ये क्या प्रेजेंट है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज दी स्ट्रक्चरल जीन। ये सारा का सारा क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। तो इस स्ट्रक्चरल जीन से यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बनेगा आरएनए। अब सिस्ट्रॉन लिख रही हूँ, चलो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, वैसे एमआरएनए नहीं बनता है, आरएनए बनता है। तो यूकैरियोट्स में क्या बनेगा, यहाँ से स्ट्रक्चरल जीन की कोडिंग से क्या बन जाएगा, एमआरएनए। तो इस एमआरएनए को बनाने के लिए सिर्फ एक ही प्रोमोटर था, एक ही टर्मिनेटर था। अब पॉलीसिस्ट्रॉनिक क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब क्या है बेटा, मैनी सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन एक्चुअल में क्या होता है अभी बताऊंगी। मैनी सिस्ट्रॉन का मतलब क्या है, मैनी पॉलीपेप्टाइड्स, एक ही टाइम पे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पे एक ही सिस्ट्रॉन के लिए 1 प्रमोटर होता है और 1 ही क्या होता है यहाँ पे, टर्मिनेटर। लेकिन एक सिस्ट्रॉन बहुत सारे क्या बना सकती है, पॉलीपेप्टाइड्स। देखिए जैसे यहाँ पे है, ये है बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये है एक प्रमोटर, ये है एक टर्मिनेटर, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल जीन है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन एक नहीं है, इस एक ही सिस्ट्रॉन के अंदर ना प्रमोटर भी एक है, टर्मिनेटर भी एक है, लेकिन ये प्रमोटर और टर्मिनेटर तीन स्ट्रक्चरल जीन को सपोर्ट कर रहे हैं फॉर दी सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे है, सपोज कीजिए स्ट्रक्चरल जीन 1, यहाँ पे है यहाँ पे है स्ट्रक्चरल जीन 2, और यहाँ पे है स्ट्रक्चरल जीन 3। तो ये स्ट्रक्चरल जीन क्या बनाएगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा, ये अपना एमआरएनए बनाएगा। लेकिन वो एमआरएनए के लिए क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। वो पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगा, प्रोमोटर से। तो यही प्रोमोटर इन तीनों की तीनों स्ट्रक्चरल जीन की पॉलीमराइजेशन कैटालाइज करेगा। मतलब यही एक ही प्रोमोटर प्रेजेंट है सारे आरएनए पॉलीमरेज के लिए। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए। तो वो जो आरएनए पॉलीमरेज है सबके लिए क्या प्रेजेंट है, ओनली एक ही प्रोमोटर। यहाँ पे सिस्ट्रॉन 3 हो गई। सिस्ट्रॉन अब समझ में आई, यहाँ पे सिस्ट्रॉन कितनी थी, एक ही सिस्ट्रॉन थी, एक ही स्ट्रक्चरल जीन था, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड बना रहा था। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चरल जीन है। 3 स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, 3 सिस्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चरल जीन मीन्स सिस्ट्रॉन। तो 3 एमआरएनए बनेंगे और 3 एमआरएनए से क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड 1 या पॉलीपेप्टाइड 2 एंड पॉलीपेप्टाइड 3। तीनों अपनी अपनी पॉलीपेप्टाइड्स बना देंगे। समझ में आया। चाहे ये पॉलीपेप्टाइड एक प्रोटीन की ही हो, चाहे इन तीनों से मिलके एक ही प्रोटीन बनना हो। सपोज कीजिए तीनों मिले और तीनों से मिलके एक प्रोटीन बन गया, लेकिन वो प्रोटीन बनने के लिए पॉलीपेप्टाइड तो अलग अलग चाहिए थी ना। यहाँ पे ये काम अलग अलग होता है, यहाँ पे ये काम एक ही सिस्ट्रॉन में हो सकता है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का डिफरेंस समझ में आया। मोनोसिस्ट्रॉनिक कहाँ पे मिलेंगी हमें, मोनोसिस्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगी, इन दी यूकैरियोट्स। और प्रोकैरियोट में कैसी सिस्ट्रॉन देखने को मिलती हैं, हमें पॉलीसिस्ट्रॉन्स देखने को मिलती है कि एक ही टाइम पे बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स वो बना सकती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और समझनी है बेटा, जो ये यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स की ये जो ये स्ट्रक्चरल जीन है या सिस्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर स्प्लिट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट is present in eukaryotic सिस्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या होगा, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज एब्सेंट। तो यहाँ पे जो सिस्ट्रॉन है उसमें आपको स्प्लिट जीन देखने को मिलेंगे। अभी स्प्लिट जीन क्या होते हैं, देखो बेटा, ये पूरी की पूरी, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। देखिए ये हमारे पास था बेटा डीएनए का सीक्वेंस। ओहो, डीएनए को एक ही कलर से बना देते हैं। ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दिस इज 3 प्राइम 5 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम। इसके ऊपर बेटा लगा हुआ है, यहाँ पे है प्रोमोटर रीजन और यहाँ पे है टर्मिनेटर रीजन। तो क्या बन गया ये हमारा, और ये बीच में सारा का सारा क्या है, दिस इज द सिस्ट्रॉन। ये सिस्ट्रॉन क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन।
अब ये जो, और किसकी बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना, ये यूकैरियोट ना बड़े स्पेशल हैं बेटा। इन यूकैरियोट्स ये सब कुछ ना अभी अलग अलग पढ़ रहे हो। आपकी मैडम ने शुरू कहाँ से किया था, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाना चाह रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग समझाया। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के जिस सेगमेंट में होगी उस सेगमेंट के पास, उस सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से आगे प्रोसेस बताना था, ये किधर घुमा डाला हमें बेटा। ये चीज़ें ना अभी वहाँ के लिए ज़रूरी हैं, ये सब अभी हमें काम आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को ना अलग अलग पढ़ लो अभी आप पार्ट्स में, फिर इन सबको हम जोड़ लेंगे। अभी टेंशन नहीं लेनी, इन सबको जोड़ेंगे अभी एट दी एंड। ये क्या बिखरा बिखरा पढ़ा रहे हैं ना इधर उधर, सिर्फ आप सुनो, कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर इन सबको जोड़ने का काम मेरा है। अब यहाँ पे क्या बेटा, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, और किसमें ध्यान देना, देखो मैंने इतना मोटा बॉक्स में डाल के लिखा है कि यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकैरियोट की सिस्टोन कैसी थी, मोनोसिस्टोनिक, तो मैंने मोनोसिस्टोन ही बनाया है। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ना, इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर आप क्या सोचते हो, जितने भी नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट हैं सारे के सारे आरएनए बनाएंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पे ये है नाइट्रोजन बेसिस, ये है नाइट्रोजन बेसिस, और इन नाइट्रोजन बेसिस से हमारे पास क्या आ गया, इतना ही लंबा, ये लो, ये आ गया मेरे पास आरएनए। अब मैम इसको आप mRNA लिख लो, हमें RNA अच्छा नहीं लग रहा। अब 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड, मतलब कि यहाँ पे बना है ये RNA, यहाँ पे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ बेस लग गया, इसके कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करके मैंने बेसिस नहीं लिखे, हमें पता है क्या बेसिस होंगे, उनके सामने क्या आएगा। तो ये कैसा, किस डायरेक्शन में बना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्या बना है बेटा, ये मैं कहूँगी कि अभी ये mRNA नहीं बना। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, मैं इसका नेम अभी mRNA नहीं रखूँगी, मैं इसे क्या कहूँगी, ये क्या बना है, दिस इज HNRNA। अभी HNRNA पहले बता देती हूँ क्या होता है बेटा, इट इज़ दी हेटेरोजीनस न्यूक्लियर RNA। कैसा RNA है ये, हेटेरोजीनस, H फॉर हेटेरोजीनस, न्यूक्लियर RNA बोलते हैं हम इसको। अब ये है क्या, जब बेटा यहाँ से इस वाली टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब हमारे पास ये RNA बन के आया है, इन्फॉर्मेशन तो कॉपी हो गई लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन के पास ना बेटा, सारा का सारा स्ट्रक्चरल जीन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन के पास पॉलीपेप्टाइड की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बीच में कुछ कुछ एरियाज थे जो प्रोटीन नहीं, मतलब उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी प्रोटीन के लिए, तो वो एरियाज हमारे लिए क्या थे, यूजलेस एरियाज थे ना। तो अब लेकिन क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब हुआ है, इसी की तो कॉपी बन के RNA आया है ना हमारे पास, तो जो जो इसके अंदर नॉनसेंस एरियाज थे, सपोज करो यहाँ पे, मैं कोई और कलर का यूज़ कर लेते हैं, आप सपोज कीजिए ये वाला हिस्सा इतना, ये वाला हिस्सा इतना, और ये वाला हिस्सा इतना, इन तीनों के पास प्रोटीन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन पूरा का पूरा जितना ये कॉम्प्लीमेंट था एज इट इज़ को कॉपी करके ही तो RNA बना है ना। RNA जब बनेगा तो RNA के पास भी ये वाले कुछ यूजलेस हिस्से आ गए, क्योंकि पॉलीमरेज को हम ऐसे तो कह नहीं सकते, अरे रुक भाई रुक रुक रुक, इस बेस पेयर से उस बेस पेयर तक कोई प्रोटीन बनने में इसका हाथ नहीं है, इसको छोड़ दे, यानी एनर्जी लगानी, अगले जंप कर, वो नहीं कर सकता, उसे नहीं पता क्या यूजलेस है क्या यूजफुल है। तो RNA पॉलीमरेज से जब एक बार आएगा तो पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब कर देगा और उससे क्या बना देगा, RNA। लेकिन मैंने इसको mRNA नहीं लिखा, क्योंकि ये RNA अभी क्या है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये पिंक कलर के क्या है, यूजलेस कुछ एरियाज हैं, और इन यूजलेस एरिया को अब हम यूजलेस नहीं बोलेंगे, इन यूजलेस कोडोन को हम क्या बोलेंगे, इंटरोन्स। इनको हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट हैं, इंटरोन्स। ये भी क्या है, इंटरोन, ये पिंक वाला भी क्या है, इंटरोन। और ये जो येलो वाले बचे हैं तीनों, ये येलो वाले, ये सब येलो वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन्स। तो सबसे पहले आप सुन लीजिए, एक्सोन्स क्या होती हैं, इंटरोन्स क्या होती हैं। एक्सोन्स क्या होते हैं बेटा, कोडिंग एरियाज या कोडिंग रीजन्स। और जो इंटरोन्स होते हैं बेटा, इंटरोन्स क्या होते हैं, इंटरोन्स आर दी नॉन कोडिंग रीजन्स। अब कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स का मतलब समझ गए ना, वो डीएनए के बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड जिनके पास प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन था, वो वाले हिस्से, ये ब्लू कलर के, वो तो क्या थे, वो तो सारे के सारे थे एक्सोन्स। ये फिर ये यूजलेस, इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन RNA पॉलीमरेज पूरे को करेगा। फिर यहाँ इन्फॉर्मेशन थी प्रोटीन की, यहाँ नहीं थी, फिर इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ नहीं थी, फिर इन्फॉर्मेशन थी।
तो अब हम आरएनए पॉलीमरेज को, मैंने कहा ना, हम उसको गाइड नहीं कर सकते, इधर बनाना इधर नहीं, वो तो पूरी की पूरी चेन की ट्रांसक्रिप्शन की और हमें ये आरएनए दे दिया। तो इस आरएनए को जब हम देखेंगे, क्या ये पूरा का पूरा आरएनए हमारे लिए यूजफुल है? नहीं है मैम, क्योंकि इसके अंदर कुछ यूजलेस एरियाज भी हैं, और उन यूजलेस एरियाज को हमने क्या कहा? इंटरॉन्स, और उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कोडिंग रीजन्स। नॉन कोडिंग रीजन का मतलब क्या है? ये कभी भी किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कोडिंग रीजन्स। और ये वाले कोडिंग रीजन्स क्या हुए? जो प्रोटीन्स के लिए कोड करेंगे। तो ये जो नॉनसेंस एरियाज है, ये जो इंटरॉन्स हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इस इंटरॉन को रिमूव कर दूं, मैंने इसको रिमूव कर दिया, ये लो आगे चलते हैं, क्या कर दिया? रिमूवल ऑफ दी इंटरॉन्स। बहुत ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को, ये भी ट्रांसक्रिप्शन की मेन प्रोसेस में भी आने वाला है। रिमूवल ऑफ इंटरॉन मैंने कर दी, तो मेरे पास 1 2 3 4 एक्सॉन्स थी, और मैंने उन 4 एक्सॉन्स को जोड़ दिया। ये थी बेटा एक्सॉन 1, ये थी एक्सॉन 2, ये थी एक्सॉन 3 एंड ये थी एक्सॉन 4। तो मैंने चारों को जोड़ दिया और मेरे पास क्या आ गया? ये सारा का सारा जो आरएनए आया है ना बेटा, ये पूरा का पूरा आरएनए कैसा है? यूजफुल। इसमें ये यूजलेस एरियाज जिनको हम इंटरॉन्स बोलते हैं वो आए ही नहीं, क्योंकि हमने क्या कर दिया? उनकी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब उनको काट के निकाल दिया। और इस स्प्लाइसिंग करने की प्रोसेस को हम इस रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग ऑफ इंटरॉन्स। हमने जो रिमूवल किया है ना, उस रिमूवल की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्प्लाइसिंग। तो इस पूरे के पूरे ये जो आरएनए हमें मिला है, ये हमारा फाइनल आरएनए नहीं है, ये है हिट्रोजीनस न्यूक्लियर। हिट्रोजीनस क्यों? क्योंकि इसमें दो तरह के एरियाज आ रहे हैं, एक कोडिंग एक नॉन कोडिंग। हमें तो सिर्फ कोडिंग वाले चाहिए थे, वो हमारा एमआरएनए है, लेकिन इसमें नॉन कोडिंग भी है, तो इसलिए हिट्रोजीनस है। हिट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कोडिंग एरियाज मौजूद हैं। कुछ कोडिंग है, कुछ नॉन कोडिंग, कुछ कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग। समझ गए ना? तो ये जो नॉन कोडिंग है, इनको तो हमें हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? इनके रिमूवल को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। कौन हेल्प करता है यहाँ पे? यहाँ पे राइबोजाइम्स बताए थे ना, वो भी आएंगे, इनका सबका रोल मैं अभी बताऊंगी आपको आगे आगे। तो ये वैसे SNRNAs बोलते हैं, यहाँ पे उनका रोल होता है स्मॉल न्यूक्लियर RNAs का। तो ये हमारे पास अब जो आई है ना बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये मतलब ये जो हेट्रोन्यूक्लियर RNA है, या ये आए, अब ये पहले इसको सुन लो आप। दिस इज दी mRNA, ये आया हमारा फाइनल mRNA। और इस mRNA को भी अभी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ mRNA। इसकी कैपिंग की जाती है, इसकी टेलिंग की जाती है, वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की मैं आपको बात बताऊंगी। उससे इसको एक मैच्योर mRNA बनाया जाता है। तो अभी यहाँ तक आप सुन लीजिए। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे सिस्ट्रॉन के बारे में। सिस्ट्रॉन मैंने बता दी क्या होती है? वो DNA का सेगमेंट या वो जीन जो कोड करता है स्पेसिफिकली फॉर mRNA। तो वो जो सिस्ट्रॉन होती है, यूकैरियोट में हमेशा मोनो होती है, इधर क्या होती है? पॉली होती है। और यूकैरियोट का जो सिस्ट्रॉन होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्प्लिट जीन। अब ये स्प्लिट जीन तो मैम आपने बताया नहीं। अब स्प्लिट जीन क्या है? ये देखो, यहाँ पे जो हमारा DNA है, ये DNA का सेगमेंट, इसको मैं सिस्ट्रॉन बोलूँगी। सिस्ट्रॉन क्या होती है? जीन। तो इस जीन, ये पूरा का पूरा जीन क्या सारा का सारा कोडिंग इन्फॉर्मेशन लेके बैठा था? नहीं। कुछ हिस्से जो बीच के कुछ यूजलेस हिस्से थे, उनके पास तो प्रोटीन के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। तो ये वाला जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसमें बेटा कुछ एरियाज तो थे एक्सॉन, कुछ इंट्रॉन्स, कुछ एक्सॉन कुछ इंट्रॉन्स, कुछ एक्सॉन कुछ इंट्रॉन और कुछ एक्सॉन। तो ये एक्सॉन इंट्रॉन है, मतलब कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन्स इस पूरे DNA सेगमेंट के पास प्रेजेंट थे। तो DNA सेगमेंट सारा यूनिफॉर्म तो नहीं था, एक जैसा तो नहीं था कि पूरा का पूरा DNA, ये पूरा का पूरा जो DNA का सेगमेंट है, स्ट्रक्चरल जीन है या ये सिस्ट्रॉन है, ये पूरा का पूरा कोडिंग तो नहीं है। इसमें बीच में नॉन कोडिंग एरियाज भी है ना, जिनको इंटरॉन्स बोलते हैं। इसलिए हम इस जीन को क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। स्प्लिटेड है ये दो पार्ट्स में। किस में? कुछ कोडिंग एरियाज हैं, कुछ नॉन कोडिंग एरियाज है। तो जैसा जीन होगा वैसा ही उसका RNA बन के आएगा। RNA पॉलीमरेज तो डिट्टो कॉपी बना देगा, बना दी। तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ हम कर सकते हैं। जो वो RNA ऐसा बन के आया है ना स्प्लिट वाला, उसको स्प्लिट नहीं कहेंगे, उसको अब हम कहेंगे हिट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। उसकी हम स्प्लाइसिंग करा के नॉन कोडिंग रीजन्स को निकाल देंगे और हमारे पास हमारा क्या आ गया? फाइनल mRNA। और इस फाइनल mRNA की प्रोसेसिंग अभी फर्दर की जाएगी, वो अभी बाद में पढ़ेंगे, उसको यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। और मैंने क्या लिखवाया था सिस्ट्रॉन में कि ये जो हमारे पास प्रोकैरियोट हैं, इनमें स्प्लिट जीन क्या होते हैं? एब्सेंट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा सिस्ट्रॉन
सिस्ट्रॉन होगा, पूरा का पूरा सिस्ट्रॉन कोडिंग होगा, उसमें कोई नॉन कोडिंग एरियाज या कोई इंट्रॉन्स नहीं होंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि जो स्प्लाइसिंग होती है क्या वो दोनों में होती है, बेटा मैक्सिमम किस में होती है, यूकैरियोट के केस में ही होती है, यहाँ तो बहुत कम देखने को मिलती है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन और बड़ी सुंदर सी लिखी हुई है बेटा, और वो लाइन क्या है कि ये जो स्प्लाइसिंग, ये जो स्प्लिट जीन्स है ना, इनकी प्रेजेंस क्या दिखा रहा है, स्प्लिट जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, पहले लिख लेते हैं। स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट। अच्छा यहाँ पे लिख लो स्प्लाइसिंग में किसका रोल होता है, SNRNA का। क्या रोल होता है, इट एक्ट एज दी राइबोजाइम। क्या होते हैं राइबोजाइम, मैंने बताया था, व्हेन RNA इटसेल्फ एक्ट एज दी एंजाइम। जब RNA खुद एंजाइम की तरह एक्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। वो राइबोजाइम कौन है, SNRNA, कुछ प्रोटीन के साथ मिला हुआ होता है। तो ये स्प्लाइसिंग का प्रोसेस ये खुद ही करा लेता है। कौन करवा रहा है प्रोसेस, RNA की स्प्लाइसिंग खुद RNA ही करा रहा है, एक दूसरे टाइप का RNA ही करवा रहा है। वो RNA कौन सी टाइप का है, SNRNA, स्मॉल न्यूक्लियर RNA। इन सब की फुल फॉर्म अभी लिखवाएंगे आपको। तो स्प्लिट जीन्स कहाँ प्रेजेंट है, स्प्लिट जीन्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स along with some archaebacteria। ये देखो ये क्या हो गया, along with some archaebacteria। कहाँ तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, और कहाँ ये बिल्कुल ही प्रिमिटिव टाइप के आर्कीबैक्टीरिया तो सबसे पुराने है ना। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूँ, प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, और बैक्टीरिया में भी सबसे पुराने ओल्ड वर्ल्ड बैक्टीरिया कौन है, आर्कीबैक्टीरिया। तो इतने पुराने लोगों के पास भी ये फीचर था। इसका मतलब ये कोई एक बहुत पुराना फीचर है जो यूकैरियोट्स ने अभी तक संभाल के रखा है। तो वहीं से ये चला आ रहा था, बाकी में डिसअपियर हो गया, लेकिन यूकैरियोट में अब तक प्रेजेंट है। तो कोई पुरानी चीज़ आपके पूर्वजों की, आपके एनेसेस्टर्स की, कोई आपको खजाने में निकल के मिल जाए, अरे ये तो हमारे फादर फोर फादर, हमारी पता नहीं 8वीं 10वीं पीढ़ी का कोई ये एक सिक्का था, या कोई भी कोई एक एंटीक आइटम कोई आपको मिल जाए, अरे ये तो इतने 200-300 साल पुरानी है, ये तो हमारे कभी दादा के परदादा के दादा ने संभाल के रखी थी और ये आज हमें मिल गई। मुझे नहीं हो जाएंगे आपके हाथ में क्या लग जाएगा, आप कहोगे ये एंटीक चीज़ है हमारे घर की। कोई केतली है, कोई किसी भी तरह का कोई हुक्का है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे एनसेस्टर्स की पुराने टाइम की, अगर वो हमें मिल जाए हम कितना खुश होते हैं। और हम उसको क्या नेम दे देते हैं, एंटीक आइटम है, ये हमारी फैमिली की एंटीक आइटम है। तो अब ये वाला जो फीचर है स्प्लिट जीन की प्रेजेंस, कहाँ तो यूकैरियोट्स में मिल रही है, और कहाँ पे ये हम कह रहे हैं आर्कीबैक्टीरिया का भी फीचर था। तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ द स्प्लिट जीन क्या है, किधर लिखूँ इसको, प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन्स symbolizes reminiscent of antiquity। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है, ये रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी। तो रेमिनिसेंस ऑफ एंटीक्विटी का मतलब समझते हैं, रेमिनिसेंस मतलब कोई चीज़ बची हुई, छूट गई हमारे कुछ पूर्वजों से, जो हमें मिल गई 8-10 पीढ़ियों के बाद। तो रेमिनिसेंट का मतलब रिमेनिंग, कुछ छूट गया, कुछ उन्होंने संभाल के रखा था वो चीज़। एंटीक्विटी का मतलब बहुत पुरानी आइटम जो आज के टाइम में सर्वाइव ही नहीं, मतलब है ही नहीं, कहीं मिलती ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये भी स्प्लिट जीन का भी जो कैरेक्टर है, ये कोई यूकैरियोटिक कोई नया ऐसा एडवांस कैरेक्टर नहीं है, ये इतने पुराने बैक्टीरिया के पास भी था। तो ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन क्या है, एक एंटीक कैरेक्टर है। तो इट इज़ अ रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रही हूँ। तो सिस्ट्रॉन पढ़ते पढ़ते हम यूकैरियोट में आए, और यूकैरियोट की सिस्ट्रॉन के अंदर हमें क्या पता चले, स्प्लिट जीन। तो स्प्लिट जीन बेटा किसका कैरेक्टर है, पहले तो ये बताओ, ओनली यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में अगर है भी तो किसके पास है, आर्कीबैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया के पास जब वो मिले तो क्या पता चला, अरे भैया ये तो एक बड़ा एंटीक कैरेक्टर वहाँ से चला आ रहा है, बीच में गुम हो गया होगा, हमें फिर यूकैरियोट को मिल गया। तो क्या है, ये एक एंटीक कैरेक्टर है, इट इज़ ए रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। और साथ में क्या शो कर रहा है, आरएनए वर्ल्ड डोमिनेंस। उसके साथ साथ क्या शो कर रहा है, ये सारा का सारा जो डिस्कशन हमने किया, डोमिनेंस ऑफ आरएनए, डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। मैंने कहा था ना, पुराने टाइम में जो जेनेटिक मटेरियल था सबसे पहला वो कौन था, आरएनए था। डीएनए तो उसकी मॉडिफिकेशन से बना है, आरएनए
क्योंकि अनस्टेबल था, हाईली रिएक्टिव था, जब उसको मॉडिफाई किया गया, नेचर ने उसको मॉडिफाई किया एवोल्यूशन के साथ साथ कि अगर इसको जेनेटिक मटेरियल बनाना है, इसको स्टेबल भी करना पड़ेगा, इसको मतलब लेस रिएक्टिव भी बनाना पड़ेगा, एक तरह से नॉन रिएक्टिव। तो जब वो उसमें चेंजेस लाए गए तो वो आरएनए नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, डीएनए। तो इसका मतलब क्या है, पुराने टाइम में जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में आरएनए था, तो डोमिनेंस किसकी थी, आरएनए की। और मैंने प्रूफ भी दिए थे, उनमें से ये भी उस वक्त भी मैं, जब आप 4 प्रूफ जहाँ लिखवाए हैं ना, अभी पेज पलट के देखिए, ये चीज़ वहाँ पे भी लिखवाई हुई है कि आरएनए इटसेल्फ एक्ट एज दी स्प्लाइसिंग एंजाइम, एसएनआरएनए का वहाँ नाम लिया है, राइबोजाइम का नाम लिया है। और आरएनए देखो क्या क्या काम करवा रहा है, ये आरएनए से ही क्या बन रहे हैं, प्रोटीन। ये जितना कुछ प्रोसेस घूम रहा है ये सारा आरएनए के इर्द गिर्द घूम रहा है। उससे क्या पता चल रहा है, आज भी चाहे डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन डोमिनेंस पूरा जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, आरएनए कहीं ना कहीं से उनको कंट्रोल कर रहा है या कोई ना कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि आरएनए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आरएनए ही कभी जेनेटिक मटेरियल था, तो उसकी इंपॉर्टेंस को आज भी हम नकारा नहीं कर सक रहे। चाहे डीएनए से हमारे पास पॉलीपेप्टाइड बन रही है, सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास है, लेकिन आरएनए को क्या आप इग्नोर कर पा रहे हो। डीएनए से बनने वाली चीज़ों में भी आरएनए का कितना रोल है, कभी वो एंजाइम बन जाता है, कभी वो मैसेंजर बन रहा है, कहीं पे वो कुछ कर रहा है, कहीं पे वो कुछ कर रहा है। तो इससे हमें आरएनए वर्ल्ड की डोमिनेंस का भी पता चल रहा है कि आरएनए ही सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। और दूसरी चीज़, ये जो आर्कीबैक्टीरिया में हमें स्प्लिट जीन्स मिले यूकैरियोट के साथ साथ, तो ये क्या दिखा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट जीन इज एन एंटी कैरेक्टर। गॉट इट। तो इसके साथ बेटा हमारा सिस्ट्रॉन का तो टॉपिक हो जाता है खत्म। अब आप आ जाइए टाइप्स ऑफ आरएनए। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ाना तो मुझे उसके बाद था, लेकिन वहाँ पढ़ेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, टाइप ऑफ आरएनए थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, जितना हमें रिक्वायर्ड यहाँ पे है उतना समझेंगे। तो बेटा आरएनए ना वैसे हमारे पास ना 2 टाइप का होता है सेल्स के अंदर। ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो आरएनए इज ब्रॉडली, मैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा रही हूँ, 2 टाइप का है। कौन सा, एक को हम बोलते हैं बेटा जेनेटिक आरएनए, और एक होता है बेटा हमारे पास नॉन जेनेटिक आरएनए। अब जेनेटिक आरएनए क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, वो आरएनए विच इज एक्टिंग एज द जेनेटिक मटेरियल। इफ RNA is present as genetic material, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल ही आरएनए है ना, कुछ का, किसका है, मैंने एग्जाम्पल लिखवाए भी थे, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया है ना, इसके अलावा हमारे पास कोरोना वायरस हो गया, उसके अलावा HIV वायरस हो गया, उसके बाद हमारे पास क्यूबी फेज हो गया। इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है, आरएनए है जेनेटिक मटेरियल। तो अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए यहाँ है ही नहीं, आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है, तो उस आरएनए को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक। अब लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं है, और वो मेजोरिटी ऑफ दी ऑर्गेनिज्म है, ये तो कुछ फ्यू सिर्फ वायरसेस में ही मिलता है, वो भी कुछ वायरसेस में एज ए जेनेटिक मटेरियल। और हमें पता है डीएनए मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन है जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। तो अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो क्या वहाँ आरएनए नहीं मिलेगा, वहाँ पे भी आरएनए मिलेगा। वो जो आरएनए मिलेगा ना बेटा वो होगा नॉन जेनेटिक, है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, द रिमेनिंग, या जो भी इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल अगर नहीं है, उसके अलावा जो भी टाइप का आरएनए प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन जेनेटिक आरएनए। और उस नॉन जेनेटिक आरएनए में बेटा हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारे पास ना 3 टाइप का आरएनए आ जाता है। एक आ जाता है tRNA, एक आ जाता है बेटा mRNA, और एक आ जाता है बेटा rRNA। अब tRNA नेम पता है सबको, क्या नेम होता है इसका, इसका नेम होता है बेटा ट्रांसफर आरएनए। mRNA का नेम होता है बेटा, इट इज द मैसेंजर आरएनए। और ये क्या है rRNA, इसका नेम होता है बेटा राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लाइक जो जो हमारे काम के हम उनकी बात करेंगे। SNRNA, SNRNA क्या होता है बेटा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये एज राइबोजाइम स्प्लाइसिंग में इसका रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा होता है बेटा SC
और होता है हमारे पास ScRNA। अरे ScRNA, इसको हम बोलते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA। समझ आ गई? तो ये बहुत सारे इतने टाइप का हमारे पास RNA होता है, और भी है बहुत सारी टाइप है, पर हमें सब, जब हमारी रेलिवेंसी नहीं है हम उनको क्यों रट्टा लगाएं, क्यों उनको बीच में घुसाएं, जहाँ पे ज़रूरत होगी उनके नेम लिख लेंगे। तो नॉन जेनेटिक, अब जेनेटिक और नॉन जेनेटिक समझ में आ गया। जेनेटिक, अगर RNA मेन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है तो उसको हम जेनेटिक RNA बोलेंगे। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल RNA नहीं है, DNA है, तो RNA तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा ना, उस RNA को हम कहेंगे नॉन जेनेटिक, कि वो अब जेनेटिक मटेरियल नहीं है, एक्स्ट्रा और कुछ ही रोल कर रहा है। और वो क्या क्या किस किस टाइप का है? tRNA, mRNA, rRNA, snRNA, scRNA, hnRNA, है ना, वो हम सब लिख लेंगे। तो अभी जो टाइप ऑफ RNAs हैं, अच्छा अब इसमें एक चीज़ और, चलो, तो ये जो टाइप ऑफ 3 RNA है ना बेटा, इनका थोड़ा सा एक कंपैरिजन हमारे कोर्स में है, हम वो कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास आ जाता है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, चलो किसी को भी लिख लो, क्या है मैं तो नेम ही भूल गई, rRNA। एक हमारे पास है mRNA। 3 टाइप के RNAs हैं ना, और एक है हमारे पास tRNA। इनके बारे में ना बेटा ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, जो कंपैरेटिव स्टडी कह लो या आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन बोलो। सबसे पहले तो इनका अमाउंट, हमारी सेल में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? आप कहोगे जी मेन रोल तो mRNA का है, सबसे ज़्यादा mRNA मिलेगा हमारी सेल्स के अंदर। नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा अबंडेंट, अगर हम अपनी कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो बेटा 80% हमारी सेल के अंदर क्या मिलता है? हमारी सेल्स के अंदर बेटा 80% होता है rRNA, ओनली 5% होता है बेटा mRNA, और बचा हुआ कितना बच गया? 15% होता है tRNA। तो टाइप ऑफ RNA मैं आपको बता रही हूँ, जो मेन मेजर मोटी 3 टाइप के RNA हैं, जो इनका सबसे ज़्यादा रोल है, उनमें अबंडेंस सबसे ज़्यादा किसकी है? rRNA की, राइबोसोमल RNA। ठीक है, और ये वाला जो mRNA है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट अमंग ऑल। ये क्या है? इसके कंपैरिजन में स्मॉलर है, और ये भी क्या है? स्मॉलर है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका अब अमाउंट, ये हो गया बेटा इनका क्या कहेंगे? साइज, और तीसरा इनका कहेंगे हम फंक्शन। तो फंक्शन क्या है बेटा? ये जो rRNA है ये क्या बनाता है? इट फॉर्म्स द राइबोसोम्स। राइबोसोमल RNA से क्या बनता है? राइबोसोम्स बनते हैं। और ये rRNA ना फर्दर बहुत सारी टाइप का होता है, 5S, 15S, फिर 5.8S, 28S, 23S, 16S, 18S, 23S, 28S, तो बहुत सारी टाइप का, वो भी मैं आपको लर्न करने सिखाऊंगी बड़े टेक्निक से, कैसे, क्योंकि जब राइबोसोम बनेंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी। तो बेटा 80% है, और rRNA का काम क्या होता है? राइबोसोम्स बनाना। राइबोसोम बनते हैं, प्रोटीन के साथ ही मिल जाता है और मिलके क्या बनाता है? राइबोसोम्स। mRNA का काम क्या होता है? mRNA क्या है? इट इज़ द मैसेंजर। इसके पास सारी की सारी क्या प्रेजेंट होती है? इन्फॉर्मेशन। तो ये क्या बनवाता है? ये बनवाता है पॉलीपेप्टाइड्स, या यू कैन से प्रोटीन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इट इज़ द मैसेंजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। क्या है ये? मैसेंजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। इसका मतलब ये किस चीज़ में क्या करवा रहा है? ये ट्रांसलेशन करवाता है। और ट्रांसलेशन पता है ना क्या होती है? आरएनए से प्रोटीन का बनना इस ट्रांसलेशन, वो मैंने लिख ही दिया, प्रोटीन बनवाता है ये। और प्रोटीन बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन करवाता है। ट्रांसलेशन में हेल्प कौन करते हैं? ट्रांसलेशन जब तक नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन ट्रांसलेशन होती कहाँ है? मशीनरी क्या है? मेन फैक्ट्रीज क्या है प्रोटीन बनने के लिए? वो है राइबोसोम। वो कौन बना रहा है? आरआरएनए। उसके अलावा टीआरएनए, प्रोटीन कैसे बनते हैं या पॉलीपेप्टाइड कैसे बनती है? अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से ना, एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पूरा जो चेन बन गया अमाइनो एसिड का, उसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? प्रोटीन्स। ही आप 11th में पढ़ के आए हो। तो बेटा ये जो अमाइनो एसिड हैं, ये राइबोसोम तक जब पहुँचेंगे, उसके बाद एमआरएनए की इंफॉर्मेशन को यूज़ करके वो प्रोटीन बनाएंगे। तो इन अमाइनो एसिड को लाने का
mRNA तक काम किसका होता है? दैट रोल इज प्लेड बाय द tRNA। तो किस चीज़ में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमाइनो एसिड्स फ्रॉम द cellular pool to the site of protein synthesis। जहाँ पे प्रोटीन बनने हैं वहाँ पे ले आता है, कहाँ से? सेलुलर पूल से। तो बेटा रोल इसका भी है, ट्रांसलेशन में रोल इसका भी है, लेकिन इनका सिर्फ रोल है, वो सारी ट्रांसलेशन करवा कौन रहा है? mRNA। तो mRNA इज सोली नहीं कहूँगी, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये दोनों हेल्प कर रहे हैं। तो बेटा ये था हमारा 3 RNAs का एक कंपैरेटिव अकाउंट कह लीजिए, या उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, जो हमने थोड़ा कंपैरेटिव अकाउंट की फॉर्म में लिखी है, ताकि हमें फॉर एवर ये याद रहे, इसको आप नहीं भूलोगे। उसके बाद है बेटा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन, बट we'll study all these in the next lecture. That's all for today.